अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, रहनुमाओं के पास आखिरी मौका है। ये बात बार बार पाकिस्तान की तारीख में कही गई है कि जी पाकिस्तान की मईशत को भी यहाँ से बेहतर करना है। पाकिस्तान ने बहुत सारे मौके ज़ाया किए हैं, ख़ित्ते के ममालिक आगे निकल गए हैं, मगर हम बार बार ये बात करते हैं और बार बार मौका ज़ाया कर देते हैं। मगर इस बार ये बात वाक़ईतन हो रही है कि ये आखिरी मौका है। इसके बाद शायद मौका नहीं आएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें पाकिस्तान को बार बार लाइफ लाइन मिली है, मुतादिद IMF के प्रोग्राम्स हैं, मगर अब ये तकरीबन जो इकोनॉमिस्ट हों, बिज़नेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियंस हों, सबकी राय है कि यहाँ से अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो मईशत को सही करना पड़ेगा, कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी हो सकती है, जिसका बोझ आवाम पर भी आ सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में आवाम का फ़ायदा होगा अगर वो फ़ैसले हम करेंगे। लॉन्ग टर्म में मुल्क का फ़ायदा होगा। इस तरीके से मुल्क चल नहीं सकता कि 24 करोड़ आवाम का मुल्क हो और उसकी अगर 50 अरब डॉलर 60 अरब डॉलर की दरामदाद हो तो मुल्क में इकॉनमी हीटअप करना शुरू हो जाए, क्योंकि बरामदाद बहुत ज़्यादा कम है, ख़ित्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। टैक्स टू GDP ख़ित्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। बांग्लादेश हमसे आगे है, भारत हमसे आगे है। तो किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करना है, इस पर बात करेंगे हम आज। और एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद नासिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HBL, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही ज़फ़र मसूद साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के। ज़फ़र मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, जितने मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में उन सब में एक एक्सपीरियंस है आरिफ हबीब साहब का, उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ पीर साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, MD हैं सिस्टम्स लिमिटेड के। IT के ज़रिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बार बार बात होती है। ये कंपनी है जिसने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मगर क्या पाकिस्तान वहाँ पहुँच सकता है जिसका दावा किया जाता है? आसिफ पीर साहब से बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाद बशीर साहब, आप डायरेक्टर हैं गुल अहमद टेक्सटाइल के। गुल अहमद एक जाना पहचाना नाम है, उनसे जानेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से और दीगर जो मामला थे मईशत के, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हसनैन साहब, अब माहिर मईशत हैं, प्रोफेसर हैं लम्स में, तो उनसे हम जानेंगे। पहले भी वो अपनी राय बता चुके हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो किस तरीके से आगे मामला चल सकते हैं, अब उन्हें क्या नज़र आता है, क्या फ़ैसले होने चाहिए, ये बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। मोहम्मद सुहेल साहब का भी जो मौक़िफ़ है वो आप सुनते रहते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अली तब्बा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लकी सीमेंट के। पाकिस्तान की मईशत की बात हो रही है, और पाकिस्तान की मईशत हो या पाकिस्तान का कोई भी शोबा हो, उसमें ख़वातीन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और हमारे पैनल में इस वक्त कोई खातून नहीं है, तो इससे पहले कि ये सवाल उठे कि कोई खातून क्यों नहीं है, हमने दावत दी थी डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को, जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। इसके अलावा सीमा कामिल साहिबा को, जो कि साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। माहिर मईशत माहिर रहमान साहिबा को हमने दावत दी थी। साबिक एडवाइज़र ऑन फाइनेंस डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा को हमने दावत दी थी, मगर इनमें से कोई भी अपनी मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सका है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए जो हमारे पास पैनल है वो तमाम मर्द हजरात का आज पैनल है। मोहम्मद नासिर सलीम साहब, ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल हैं और एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि एक लंबी ट्रांसमिशन है नाजरीन के लिए और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ सामने आए, क्योंकि मुख्तलिफ जो बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं, कि पाकिस्तान में एक फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान को करनी है, क्योंकि जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, जब आप एक इंट्रो में प्रोमो देख रहे थे तो उससे पता चलता है कि अगर वहाँ से भी हम पैसे बचा लें तो कितने सारे पैसे वहाँ पर खर्च करने के लिए आ सकते हैं। ऐसा फिस्कल डेफिसिट हमारा पाकिस्तान का ज़्यादा बड़ा मसला आपके ख्याल में रेवेन्यू प्रॉब्लम है कि जी हम टैक्स बहुत कम इकट्ठा करते हैं, जो कि करते हैं खित्ते में सबसे कम, या एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम है जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं? मेरे ख्याल से ये तो दोनों मसले हैं। आई थिंक कोई एक को आप लेके नहीं चल सकते एज द अल्टीमेट सोल्यूशन, बट अगर आप कलेक्शन की बात करें, आपका टैक्सेशन का सिस्टम जो है दैट इज़ ऑन अ वेरी नैरो बैंड, और बहुत सारा जो है आपका जो पॉपुलेशन है दैट इज़ एक्सक्लूडेड। सो क्लियरली आपके पास जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। उसका आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान में देयर इज़ अ लार्ज यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, यानी कि आप जब कैश में काम कर रहे हैं तो वो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो जाती है। सो पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ नॉट नेसेसरली पुअर बट द गवर्नमेंट इज़ पुअर। सो एक तरफ तो ये फोकस रखना है कि जी हाउ डू वी इम्प्रूव कलेक्शन। इसके अलावा जब आप एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी कि वेयर आर वी स्पेंडिंग आवर मनी, हाउ आर वी ब्रिंगिंग these deficits out by making the government more efficient, expenditures
जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का अब जिक्र हो रहा है कि जी इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ईयर ऑन ईयर द रेवेन्यूज दैट वी आर कलेक्टिंग। प्राइवेटाइजेशन वाले इशू पर आने से पहले अगर रेवेन्यू की साइड पर हम आएँ तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे अभी माजी में कोशिश की गई कि टैक्स लगा के कि जी जो डिपॉजिट्स हैं या फिर जब आप पैसे निकालते हैं उस पर टैक्स लग जाए, उसने नहीं वर्क किया। फिर रिटेलर्स पर को टैक्स नेट में लाने की बिल्स के जरिए कोशिश हुई, समाव नहीं वर्क किया, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गए। अभी एक ताजी 2 से स्कीम आई, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रिपल डिजिट में मुश्किल से जाके लोग गए हैं। तो रिटेलर्स हों, फिर रियल एस्टेट की बात होती है, एग्रीकल्चर की बात होती है, इनको किस तरीके से टैक्स किया जाए, उसके बगैर चल सकते हैं हम आगे? इसमें देखिए आपको जो है फाउंडेशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, एंड आई थिंक आसिफ साहब यहाँ बैठे हैं, ही ऐड मोर टू इट, डिजिटल पाकिस्तान के बारे में। तो जैसे जैसे आप डिजिटल पेमेंट मैकेनिज़म्स लेके आएंगे, आपको फंड्स फ्लोज का आइडिया होएगा, राइट? सो यू विल स्टार्ट टू बी एबल टू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग। इस वक्त अगर कोई कैश ला के डिपॉजिट कर देता है बैंक काउंटर के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ नो कैश हैंडलिंग चार्जेस। So we need to look at how do we restrict cash, how do we limit cash, और जैसे जैसे हम इसको डिजिटल पे लेके जाते हैं, भले पॉस मशीन्स हैं, भले कार्ड्स हैं, या फिर जो आपकी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, QR कोड। अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लें तो मतलब रिक्शे के ऊपर भी QR कोड लगा हुआ है, परचून की दुकान के ऊपर भी QR कोड लगा हुआ है। ट्रांजैक्शंस आर ऑल गेटिंग डॉक्यूमेंटेड। सो देयर आर वेज एंड मैकेनिज़म्स जो आई थिंक जो अभी ये शुरू होने से पहले जो चल रही थी रील्स एज टू हाउ वी गेट देयर, तो वाई एंड व्हाट, ये दोनों चीज़ें हमें पता हैं। तो इस वक्त जो है ये हाउ पार्ट है कि इसको अब हम ड्रिल डाउन करके ऑपरेशनलाइज करें। अब जिस तरह कुछ स्टेप्स इमीडिएटली गवर्नमेंट ने लिए हैं, दे मे बी सिम्बॉलिक राइट नाउ, बट दे आर द मैसेजेस बीइंग सेंट कि हर कोई जो है इसको सीरियसली ले। अगर आप टैक्स कलेक्शन में शामिल हैं तो यू नीड टू टेक योर रोल सीरियसली, यू नीड टू कम एंड ड्राइव दिस। सो आई थिंक इस तरह हर सेक्टर के अंदर डीप डाइव करके हमें देखना है कि क्या करेंगे। रेवेन्यू प्रॉब्लम द अदर इज़ कि वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स, उसमें 2 चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिस्कल वाली बात भी कवर हो जाती है बिकॉज इकॉनमी GDP ग्रोथ गोज़ फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स। सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का भी मसला हल हो जाता है, बिकॉज़ वो जो वैल्यू ऐड आएगा वो फिर आपका जो है FX का इशू भी सॉल्व करता है और आपकी जो है रेवेन्यू स्ट्रीम वगैरह को भी बढ़ाता है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। नेबरिंग कंट्रीज़ की आपने बात की, तो बांग्लादेश में अगर एक्सपोर्ट का कंटेनर जा रहा है तो इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ एन एम्बुलेंस, यानी कि हर कोई उसको रास्ता देता है बिकॉज exports is the lifeline for that country. So पाकिस्तान के अंदर भी if we give this priority कि जी value add करना है, we are not going to sell low value items, we are going to export high value items. उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि what kind of machinery needs to be brought in, what kind of capabilities need to be brought in. बिल्कुल। वैसे पहले जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिर उस आप अपने प्लेटफॉर्म से भी रिकमेंडेशंस देते रहते हैं, इसके अलावा आप लिखते भी रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, इकोनॉमी पर आपके आर्टिकल्स हैं। नाउ आपको खुद भी लगता है कि ये वाकईतन आखिरी मौका है, और अगर है तो किस तरीके से चीज़ें की जाएं? हमारे जहां हम देखें मसाइल ही मसाइल हैं, जो शुरू में प्रोमो चला था उसमें मसाइल ही मसाइल हैं, रेवेन्यू साइड पर भी, एक्सपेंडिचर साइड पर भी, क्या किया जाए? जी बहुत शुक्रिया काजिब साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये यकीनन आखिरी मौका है। आखिरी मौका इस वजह से है क्योंकि हमारे जो सारे अब तक हमें मनोसलवा आ जाया करता था फ्रॉम आर फ्रेंडली कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ डायनामिक्स चेंज हो गए। अब वहाँ पर भी टैक्स लग गया। अब आपको वहाँ से ग्रांट नहीं मिलेगी जिस तरह लास्ट टाइम $1.5 बिलियन की ग्रांट मिल गई थी, वो नहीं मिलेगी। अब वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो आएगी, अदरवाइज़ अब आपके लिए वो मनोसलवा नहीं आने वाला जो पहले आता था। आपकी जो एक लोकेशन की वैल्यू थी वो भी इरोड हो गई है, जिसकी वजह से शायद वेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। गिवन ऑल ऑफ दैट, अब हमें अपना एक्ट ठीक करना पड़ेगा, अपने हालात को ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मामला इस तरह चल नहीं पाएगा एनी फर्दर। और अगर आप पिछले 30 साल को देखते हैं, 40 साल को देखते हैं, अब मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाह रहा, मगर अगर आप अयूब खान से देखना शुरू करते हैं और फिर ज़िया-उल-हक के ज़माने में देखते हैं, आप देखिएगा एक आध इवेंट ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से आपको मनोसलवा मिल जाता था। अब अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या या इस तरह की कोई सिचुएशन इमर्ज हो, बट
अब हमें अपना एक्ट ठीक करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू पुट द इकोनॉमी ऑन द राइट ट्रैक एंड मोर सो फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल। एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट पीपल। अगर आप हमारे लोगों को ही फ़ायदा नहीं हो रहा तो उस इकोनॉमी का कोई फ़ायदा नहीं। और इस मामले में आपने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया मुझसे कि इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इस पर तो कहाँ से सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। ये मामला बहुत ही पेचीदा है और इसमें बहुत सारे पेचो खाम हैं। मगर ऑब्वियसली जिस तरह ब्रॉडली स्पीकिंग, जिस तरह नासिर भी अभी फरमा रहे थे कि टैक्सेशन के मामले में कम से कम 3.5 ट्रिलियन रुपए का हमारा लीकेज हमें टैक्सेशन का नज़र आता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशंस और इन द फॉर्म ऑफ कंप्लायंस। और उसमें से तकरीबन 2 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ 3 सेक्टर जिस पर आज टैक्स इन अ वे लगा हुआ है मगर हम रिकवर नहीं करते, इज़ रियल स्टेट, एग्रीकल्चर एंड रिटेल। उसके ऊपर अगर हम सिर्फ उसी को रिकवर कर लें तो दैट विल हेल्प अस बिग टाइम on our revenue side. On the other side, and ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है तो मैं उसको ख़ास तौर से हाईलाइट करना चाहूँगा आपके सवाल के तवज्जुह से, वो ये कि जो सब्सिडीज़ हैं वो हमारे यहाँ टोटली अनटारगेटेड है एंड दे आर एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी। हम अब तक एक ट्रिकल डाउन जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ देते रहे हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो फूड सेक्टर में हो, प्राइमरीली एग्रीकल्चर में हो, उसमें हमेशा लीकेज रही है और वो अल्टीमेटली नीचे तक ना कंज्यूमर को पहुंचे ना फार्मर को पहुंचे। दो सब्सिडीज हैव टू गो अवे। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीज देयर। इन माय ओपिनियन इट शुड बी जीरो एंड देन दैट मनी, हाफ ऑफ इट, मैं अभी देख रहा था आपके नंबर। द गुड न्यूज़ इज शाहजेब साहब के जो नंबर्स आपने अभी दिखाए अपने प्रोमो में वो बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। आई थिंक वी कैन डू मच बेटर देन दैट। अगर मैं सिर्फ 500 वहाँ भी ले लेता हूँ तो 50% ऑफ द सब्सिडी दैट वी विल लेटिंग गो ऑफ, जो अब ट्रिकल डाउन के थ्रू जाता है, वो आप डायरेक्टली दे दीजिए। दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, मच मोर इफेक्टिव एंड मच मोर प्रोडक्टिव। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और दूसरा जो है, देखिए बात ये है कि कहीं पर भी कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती जब तक कि प्राइवेट सेक्टर को आप सपोर्ट ना करें और आगे लेके ना आए। लिहाजा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज़ द नेम ऑफ द गेम। चाहे वो पेंशन है, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, पीएसडीपी है या सूमो की हद तक एडीपी है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को अगर आप ले आते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2.5 ट्रिलियन रुपए की तकरीबन कलेक्टिवली सूबों को और फेडरल गवर्नमेंट को मिला के। एक तो उसमें ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, उसको देखने की ज़रूरत है, और वो भी मैंने देखा आपके प्रोमो में था। उसको अगर हम टैकल कर लेते तो आई थिंक लार्जली हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। The good news, Shahzeb Saab, is that all these things are in our own control. हमें इसके लिए ना IMF के पास जाने की ज़रूरत है, ना हमें किसी से पूछने की ज़रूरत है। अगर हमारा ये रिजॉल्व हो जाए एज अ नेशन, और मेरे एक आर्टिकल इसके ऊपर भी है चार्टर ऑफ सोसाइटी पे, कि वी एज अ सोसाइटी इफ़ वी कम टू कंक्लूजन कि ये चीज़ें करनी है और हमें सपोर्ट करना है अपने डिसीजन मेकर्स को, उसके लिए ये सब कुछ हो सकता है। मुझे इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आता। आहिर साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर आप मुख्तलिफ बिजनेस से वाबस्ता हैं, चाहे वो रियल इस्टेट हो, इसके अलावा फर्टिलाइज़र हो, स्टॉक मार्केट हो, दीगर बिजनेस से आप एसोसिएटेड हैं। एक तो आपने देखा है कि आपके बिजनेसेस ने पिछले 18-20 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, आपने एक्सपैंड किया है, बट हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर के कुछ ग्रुप्स ने बेहतर परफॉर्म किया, हमने ओवरऑल एज एन इकॉनमी बेहतर नहीं परफॉर्म किया, ओवरऑल बिजनेसेस ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया चंद ग्रुप्स के अलावा। तो इस वक्त मामला ये है कि हम हर लिहाज से ही पीछे हैं और आगे आना मुश्किल है। आप आ सकते हैं इकनॉमिकली भी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। सबसे पहले तो मैं मीर खलील रहमान फाउंडेशन और जियो की जो है वो अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ये सब्जेक्ट इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो, बहुत अहम सब्जेक्ट जो है वो का उन्वान बनाया है और इसको डिस्कशन पे लाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें भी जो है वो इसमें शामिल किया है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि हम चीज़ों को जो है वो बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। मैं जब नंबर्स को देखता हूँ, आपने एक सवाल इनिशियली जो पूछा कि ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसमें प्रॉब्लम जो है वो रेवेन्यू न बढ़ना है या हमारा एक्सपेंडिचर का मसला, मैं समझता हूँ दोनों है, लेकिन ज़्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर का मसला है। अच्छा, एक्सपेंडिचर इतना कम हमारा टैक्स टू जीडीपी है, उसके बावजूद हाँ, उसके बाद उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उस पर मेरा क्या व्यू है।
वो यूँ मैं आपको बताऊं कि इस साल अगर हम देखते हैं कि हमारा 8 ट्रिलियन रुपीस का अगर बजट डेफिसिट होगा तो हमारा 7.5-8 ट्रिलियन रुपीस जो है डेट सर्विसिंग होगा। तो अगर हम 22% पे हैं इस वक्त जो है पॉलिसी रेट, और रीजन में आप जिन कंट्रीज़ का जो है पड़ोसी मुल्कों की बातें करते हैं वो 6-7% उनका वहाँ पॉलिसी रेट है। तो हालांकि हमारा डेट टू जीडीपी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, 70-75% इंडिया का हमसे ज़्यादा है, और जापान का तो 200% है। डेट रीपेमेंट का मसला है कि रीपे करने की सलाहियत नहीं है। रीपेमेंट से ज़्यादा हमारा डेट सर्विसिंग जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होना जो है वो बड़ा, उसकी कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है कि हम अगर इसी डेट को 22% से सर्व करते हैं के रेट पर, और अगर हम 6-7% पे करते हैं तो उसका डिफरेंस जो है वो कितना बड़ा हो। तो मैं अगर 7.5 ट्रिलियन का फिगर लूँ तो अगर आज इन्फ्लेशन जो है वो 38% से आज जो है ये अप्रैल का 17% लग रहा है, 17-17.5%, और अगर ये इंटरेस्ट रेट जो है अगले एक साल में IMF ने ये कहा है कि आपका जो है नेक्स्ट ईयर का जो है वो एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो इस साल के 25% एवरेज इन्फ्लेशन से 12% कम होगा। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 13% जो है फिस्कल ईयर 25 जो है इसका वो 13% जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन को। अब जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो दुनिया भर में और यहाँ भी सेट होते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लेशन के हिसाब से होते हैं, आज का नहीं उसके होते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इतनी देर जो है वो क्यों इसको लगा रही, जबकि सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप इस रेट से लें शाहज़ेब भाई तो सीधा सीधा जो है 1/3 अगर आपका कम हो जाता है तो 2.5 से 3 ट्रिलियन रुपीस का आपका एक साल में सेविंग है। तो ये आप कह तो रहे अगर 17-18% की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है अप्रैल में, फिर भी एक्सपेक्टेड है कि शायद कल कुछ और फैसला होगा, आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा। यानी मतलब देखें अभी जब पिछले दिनों ये इश्यूज़ भी आए थे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी रियल रेट जो है वो नेगेटिव थे सब जगह पे। पाकिस्तान था जिसने मतलब ये है कि ये उस वक्त जो है वो मतलब ये डिक्टेशन में इसलिए लेना पड़ता है ना कि इकोनॉमी में बार बार प्रॉब्लम्स आए, बार बार हिटअप हुए। जब आप कहते हैं, आज सब मैं दोबारा उसी सवाल को रिफ्रेश करते हुए आप ही के लिए, जब आप कह रहे हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम ज़्यादा है रेवेन्यू से मुकाबले में, जब आप इंटरेस्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अब मसला ये हम यहाँ तक पहुँचे इसीलिए है ना कि हमारा डेट बढ़ता चला गया और हमारी डेट सर्विसिंग बढ़ती चली गई क्योंकि हमने रेवेन्यू नहीं इकट्ठा किया। अगर इसको बड़े स्केल पर आप डिवाइड करें पिछले 15-20 साल के स्केल पर, अगर आप रेवेन्यू अच्छा कर लेते तो शायद इतनी बड़ी डेट सर्विसिंग में ना होता। सर मेरा भी इसमें ये है कि हमने पैसे ज़ाय किए। दूसरा मैं हेड आपको बताऊं, और दूसरा हेड है ये हमारा एसओईज़ में हर साल आपका प्रोमो कहता है हम इतने बचाएंगे, फलां बचाएंगे। तो ये आज से तो बात नहीं है ना, ये तो साल से जो है। और पाकिस्तान में अगर प्राइवेटाइजेशन कहीं सबसे ज़्यादा कामयाब रहा है तो वो पाकिस्तान में रहा है। आप ये बैंक्स की जो है प्राइवेटाइजेशन को देखें कि आप हर साल जो है इन बैंकों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इक्विटी डालता था उसके अंदर, उनके लॉसेस को जो है वो फंड करें। एक बैंक जो है वो 40-40, 50-50 अरब रुपए साल का टैक्स दे रहा है। तो अगर इतनी आप प्राइवेटाइजेशन का जो है वो सक्सेस आप देख रहे हैं, और फिर भी मुझे याद है मैं PIA में 2014-15 के अंदर बोर्ड पर था और मैंने यही प्राइवेटाइजेशन का सेम जो ENY ने डॉलर्स लेकर जो है जो प्रपोजल दिया था, मैंने फ्री में उनको दिया था और गवर्नमेंट को कि ये आप स्ट्रक्चर करके जो है वो करें। उस वक्त जो है वो 300 अरब का जो है वो डेट था PIA पे, 300 अरब, आज 800 अरब है। तो आप ये देखिए पिछले 7 साल लेट करने से 2005-6 में स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन में भी इन्वॉल्व थे आप जी, और वो आज बंद हो गई। स्टील मिल जो है $500 मिलियन की जो है वो ट्रांजैक्शन थी, तो उसके बावजूद जो है उसके बाद कितना लॉस कर दिया। तो ये जो हम अपने तय खुद ही जो है हमने पैसों खर्चों में ज़ाया। तीसरा जो मेरी नज़र में हेड है वो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। मुझे तो ये 1 ट्रिलियन और 1.5 ट्रिलियन का जो है वो ये बजट करते हैं, मुझे तो कोई ऐसा उसकी सेकेंडरी मार्केट वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट्स की जो है नज़र नहीं आती। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, मतलब वो बहुत हार्श हो जाएगा कि ये तो लोगों में पैसे जो है वो बट रहे होते हैं। तो उसकी तो ये अहम बात यह है कि जो वज़ीर ख़जाना है, क्योंकि ज़फ़र मसूद साहब ने ये बात की कि वो बिलीव करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। सिंध में कुछ एग्जाम्पल्स भी इसकी मौजूद हैं, और क्योंकि ज़ाहिर जो फिस्कल डेफिसिट है वो समहाउ लिंक्ड है बहुत सारी दूसरी चीज़ों से, इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो रही है। मगर हम तीसरे घंटे में या जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा, हम उस पर भी तफसील से बात करेंगे। आसिफ पीर साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर सिस्टम्स
ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मैं जब करंट अकाउंट वाले मामले पर आऊँगा तो और तफसील से मैं चाहूँगा कि इस पर आपसे बात करूँ। बट आप जब एक कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, चाहे वो IT सेक्टर हो या फिर कोई दूसरी या टेक्सटाइल हो, वो उससे अलग नहीं है। तो आप जो पाकिस्तान के मसाइल देखते हैं फिस्कल साइड पे, वो क्या मसला और कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आरिफ साहब को इको करूँगा, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है शाहजेब, और थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक IT जो अभी नाज साहब ने भी कहा कि हाउ इट कैन रिवोल्यूशनाइज आवर इकोनॉमी, राइट, और चाहे डिजिटल साइड पे हो और चाहे वैल्यू एडेड सर्विसेज की जो हमने बात की, आई थिंक हमें सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि अब चूँकि बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो गई है, राइट, अब ऐसा नहीं है कि एक हमारा जो टैलेंट है, हमें टैलेंट को एक्सपोर्ट करना है कि हमें जॉब्स यहाँ क्रिएट करनी है, राइट। आई थिंक इस वक्त ये बड़ा डिस्टिंक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर। वाइट कॉलर जब लोग यहाँ से जाते हैं तो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स कम हो जाती है, क्योंकि टैलेंट हमें रिटेन करना है। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान में इस टैलेंट को क्या लाइफ स्टाइल दें। IT और ये सारा फिजिकल ये सब जुड़ा हुआ है इससे। एक चीज़ ऐसी नहीं है कि पूरा इकोसिस्टम है ना, आपने रहना यहाँ पर है और आपने यंग बच्चों को ये फैसिलिटीज़ देनी है और ये जॉब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है और इतनी सैलरीज़ देनी है जो कि वो बाहर ना जाएं। देखिए, आप हमारी नेबरिंग कंट्री में एक्सपोर्ट फिजिकल डेफिसिट और एक्सपोर्ट हुआ कैसे, राइट, ये ग्रोथ कैसे हुई, डिजिटाइज इकोनॉमी हुई कैसे कि बाहर से लोग एक्सपर्ट्स वापस आएँ। इधर हमारे पास आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, इनफ्लो ना होने के बराबर है। तो टैलेंट जब पाकिस्तान में, हर चीज़ टैलेंट से ड्राइव होती है। आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे IT हो, चाहे टेक्सटाइल की बात करें, चाहे बैंकिंग है, तो इस दौर में हर इंडस्ट्री को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, हमें अप स्किलिंग और री स्किलिंग पे फोकस करना है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, AI तेज़ी से चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, ये रियलिटी है, हमें आज समझना है ये रियलिटी है, ये ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को, हर किसी को ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को ये जॉब हम आउटसोर्स कर दें। प्राइवेट सेक्टर, एज एवरीबडी सेड, के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑन ट्रेनिंग, अप स्किलिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई थिंक दिस इज सबसे बड़ा इशू हमारा इस वक्त, अप स्किलिंग और री स्किलिंग है। हमारे लोग, चाहे आप कुछ भी कह दें, आप IT इंडस्ट्री कह लें, ज़्यादातर अच्छे लोग बाहर जा रहे हैं और हमें यहाँ पर टैलेंट कम से कम होता जा रहा है। हमारे पास पॉपुलेशन है, आप जो हर वक्त सुनते रहते हैं यंग पॉपुलेशन बिलो 20-30 ईयर्स ऑफ एज एंड सो फोर्थ, बट उसका एडवांटेज कैसे होगा जब हम 3 तरह से इसको एड्रेस करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। कभी अच्छी एजुकेशंस पे हमने फोकस ही नहीं किया, कभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पे हमने लॉन्ग टर्म, जिस तरह आपने देखा है नेबरिंग कंट्री में बहुत पहले से यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस किया गया, अच्छे ग्रेजुएट्स निकले, फिर उन्होंने इकोनॉमी को चलाया, राइट। हमारी पब्लिक सेक्टर जो है उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, जिस तरह हम सब ने कहा कि नाज साहब ने कहा सबको पता है करना क्या है, इट्स हाउ पार्ट, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी आती कहाँ से है? आप ये कह रहे हैं कि ज़रा बात ये होती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जिसकी वजह से यूथ तो बहुत आ रही है, यूनिवर्सिटी से निकल रही है, मगर जॉब नहीं है। अब आप इस साइड पर हैं जो जिसने जॉब देनी है, आप ये कह रहे हैं आपको एक अलग प्रॉब्लम का सामना है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं मगर आपको क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स उसमें से मिल नहीं रही है काम नहीं है, इसलिए नहीं है ना कि फाउंडेशन चाहिए ना। देखें, आपने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन से लेके ये जिस तरह एक साइकिल है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। या आपने एक तरफ फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म शुरू से लेके एजुकेशन को अपने आगे तक इसको फोकस करना है। बट आई एग्री कि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, हम लॉन्ग टर्म 5-10 साल सोच नहीं सकते कि हमें तो आज चाहिए, एज़ यू सेड कि आखिरी मौका, तो आज क्या कर सकते हैं। तो आज करने के भी शॉर्ट टर्म के भी तरीके हैं कि आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बूट कैंप पे करते हैं। प्राइवेट ऊबराइजेशन, देखें हर चीज़ ऊबराइजेशन हुई तो ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती, राइट, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकती, क्यों पब्लिक, हमारी जैसी कंपनियां और सारी कंपनियां मिलके उनको हम कैसे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके अपने यूथ को वो स्किल सिखाएं। ये IT को हम थोड़ा सिंगल आउट करते हैं। आई थिंक IT में तो टेक्नोलॉजी, आपने कहा कि टैलेंट, हमें अगर 25,000 बच्चा है, जो भी नंबर्स एक जो हमारे पास एक्चुअली फैक्चुअल डिफरेंट फिगर्स विल हैव डिफरेंट आंसर्स, तो जो भी नंबर आप ले लें उसमें से आप समझ लें कि 10 to 20% एट बेस्ट एक्सपोर्टेबल टैलेंट होता है, एक्सपोर्टेबल। बाकी टैलेंट होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और उसमें कभी साल लग जाता है, कभी 2 साल लग जाते हैं उस टैलेंट। तो हमें ये मिड टर्म भी हमें चाहिए
कि हम ये बड़ी आप बात। और ये जो टॉपिक है हमारा फिस्कल डेफिसिट, इसको आप क्या समझते हैं? रेवेन्यू प्रॉब्लम है या एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम है? एड्रेस कैसे करें? क्या आप डेफिनेटली जो आरिफ साहब ने कहा, हमारे पास एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम हर जगह नज़र आता है हमें। एक्सपेंडिचर हाई, जिस तरह मैं तो सिर्फ अपने इसके को रिलेट करता हूँ कि कैसे एक्सपेंडिचर्स एफिशिएंटली यूज़ किए जाएँ, कि जिस तरह हम बहुत सारा बजट दे देते हैं R&D इधर उधर ट्रेनिंग साइलोज में, बट उसका आउटपुट क्या आता है? हाउ डू यू मेजर आउटपुट? आई थिंक हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर फिस्कल साइड पे या कहीं भी होता है, क्या वो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, उसके KPIs हैं, उसको ट्रैक करते हैं कि उसका ROI क्या हुआ है? बिजनेस में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का या इस एक्सपेंस का ROI क्या है। वो टेक्नोलॉजी के अलावा हो नहीं सकता। आप रन टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट्स को, जितनी भी आपके फिस्कल साइड के एक्सपेंडिचर्स हैं, उसे हमें कंट्रोल करना है और हर एक पैसे का हिसाब होना चाहिए कि उससे ROI क्या हुआ। बॉटम लाइन फर्स्ट अप्रोच, व्हाट इट जनरेट्स टू आवर कंट्रीज बॉटम लाइन, राइट? तो एक्सपेंडिचर्स का ये रेवेन्यू, ऑफ कोर्स वी हैव टू ऑल इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन। अबाउट टैक्स की जिस तरह ज़फ़र साहब ने बात की कि टैक्स साइड को कैसे हमने एक्सपेंड करना है और कैसे हमें जॉब्स क्रिएट करनी है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो आपका सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास इस वक्त टैक्स देता है। तो जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगी और अच्छी जॉब्स क्रिएट होती हैं तो क्या होता है? ये भी आपका एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू का आपका एक ज़रिया बनता है। तो आई थिंक मैं एक्सपोर्ट की आपके करंट अकाउंट में बात करूंगा, जो आपने कहा कि उसके आई विल सेव दैट पॉइंट, बट आई थिंक इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। बट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि गवर्नमेंट को, जो नाज़ साहब ने कहा, डिजिटाइज करना है हमें अपनी इकॉनमी को, और बगैर IT के और बगैर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आप समझते हैं कि कोई भी आपका पब्लिक सेक्टर का इदारा ट्रांसपेरेंसी तो अच्छा काम कर सके, क्योंकि किसी को डैशबोर्ड चाहिए ना मैनेज करने के लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर उस पर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे डिजिटल इकॉनमी और डिजिटल पाकिस्तान पे, आपकी एक्सपोर्ट भी अफेक्टेड होगी, आपको जॉब्स भी नहीं जनरेट कर पाएंगे आप, और आपका ना रेवेन्यू बढ़ेगा ना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस वक्त एक्सपेंडिचर कम करने का एक ही ज़रिया, दुनिया इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रप्शन कर रही है कि हाउ डू यू सेव एक्सपेंसेस, डू मोर विथ लेस, राइट? हाउ? सो वो एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से तो एक ही हल है कि आप हर चीज़ को प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी से मेजर करें और टेक्नोलॉजी को एक फोर फ्रंट पर रखें, चाहे कोई भी प्राइवेट पब्लिक। क्योंकि अभी एक और भी बात ज़फ़र साहब और नाज़ साहब ने हाईलाइट की, सब्सिडी के कल्चर से अगर इस मुल्क को निकलना है और कंपेटिटिव होना है तो टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली आंसर। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ योर पीपल थ्रू अपस्किलिंग, रीस्किलिंग and also digitizing your ecosystem so you are competitive with the world. How you can save, अगर आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है 10%, आपने कहाँ से सेव करना है? आपको टेक्नोलॉजी के बगैर कोई आंसर नहीं है हमारे पास। यार बशीर साहब, आप बताइएगा, अब ज़ाहिर है इस सारे मामले में ये तो है पाकिस्तान में कि जो पहले से टैक्स देते हैं उनसे और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाता है, हुकूमत अपना टैक्स रेट बढ़ाती नहीं है, मगर साथ ही खर्चे हमारे ऐसे हैं, शाह खर्चियाँ ऐसी हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लॉस मेकिंग इदारे हैं, PIA में पैसे जा रहे हैं, दीगर इदारों में जा रहे हैं, डिस्कोज़ में जा रहे हैं, वहाँ चोरियाँ हो रही हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं, कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में मरात याफ्ता जो तबका है उसको और ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं। कैसे इन मसाइल को एड्रेस किया जाए कि फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल ख़त्म हो, फिस्कल डिसिप्लिन है? पहले तो आपको और जियो का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया है और मौका दिया है यहाँ बात करने की। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं जैसे सब ने कहा है, बट सोल्यूशंस भी सबको पता है। ऐसे नहीं है कि सोल्यूशंस नहीं है इन प्रॉब्लम्स के, और सोल्यूशंस हैव बीन अवेलेबल, आई मीन काफ़ी सालों से वही सोल्यूशंस है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सबको पता है प्रॉब्लम भी क्या है, सोल्यूशन भी क्या है, और सब रिपोर्ट लिखते रहते हैं। हर 3 साल एक नई गवर्नमेंट आती है, नई कमेटी बनाती है और वही रिपोर्ट लिख देते हैं, और तकरीबन 19-20 मगर रिपोर्ट वही होती है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी ज़ीरो होती है। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि हमारा टैक्स टू GDP रेशियो तकरीबन 9.5% है, एंड इट्स देयर। इसका भी अगर आप ब्रेक डाउन करना शुरू करें, इट्स रियली बैड। आई मीन इसके जो ये 9.5% टैक्स टू GDP है, इससे आप देखें कि टोटल फाइलर्स तकरीबन आप समझे अगर 5 मिलियन है, इस 5 मिलियन से तकरीबन आप नील फाइलर्स निकाल दें, नील फाइलर्स निकाले तो 2-2.5 मिलियन तो वहाँ ही निकल जाते हैं। देन आप उससे जो 1 लाख के नीचे देते हैं वो निकाले तो आई मीन रह जाते हैं तकरीबन 1 मिलियन लोग जो टैक्स दे रहे हैं इस पूरे मुल्क में। एंड देन आप इसके फिगर्स को भी ब्रेक डाउन करो, 3% पे 90% ऑफ योर कंट्रीज टैक्स, where in India 20% पे 90, which is next door, and India's tax to GDP is 16. So I'm just trying to explain to you, यहाँ problem is actually much worse. I mean जो देख रहे भी हैं, problem उससे बहुत बुरा है, और हमें जैसा आप कह रहे, maybe it is the last chance, and we need to address it and fix it, and we need to get into the get to the bottom of it. अब आप retailers कहते हैं, मैं चेयरमैन भी हूँ Retailers Association of Pakistan का at the current moment. We are
यू नो कैलकुलेटिंग कि रिटेल इज़ अराउंड 17% और 18% ऑफ GDP ऑफ पाकिस्तान, मगर वो टैक्स देता है 1%। इंडस्ट्री इज़ अराउंड 20% ऑफ GDP और वो टैक्स देती है ओवर 50%। तो आई मीन वो उस पर बर्डन इतना डाला हुआ है इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्री को बुरा भला कहते रहते हैं कि इंडस्ट्री यू नो चोर है, ये है, पैसे कमाते हैं, कैपिटलिस्ट है, नहीं पता इलीट कैप्चर की बात करते हैं। आई मीन इलीट क्या, बेचारे तो आके यहाँ गरीब हो गए इंडस्ट्री लगा के। तो आई मीन आई थिंक ये तो हमने वो मिस्टेक ही की है शायद, या इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा के। आरिफ साहब को भी पूछें, प्रॉब्लली इन्होंने इंडस्ट्री में जितनी मेहनत की है रिटर्न्स इनको नहीं मिले होंगे ओवर द इयर्स व्हाट दे शुड हैव गॉटन। अच्छा, बट फिर इसका है कैसे, जब आप कह रहे हैं कि आप रियल एस्टेट ये रिटेलर्स को भी अच्छी तरह देखते हैं, अभी एक स्कीम आई कि जी आप अपने आप को रजिस्टर करें, वो हुआ ही नहीं। वो ताजिर दोस्त स्कीम, उसने भी नहीं वर्क किया। क्या करें, बिल्स के जरिए करें, किस तरीके से टैक्स नेट में लाएं, ये हो रियल एस्टेट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, क्या किया जाए? ये जो पॉस का स्कीम था जो आया था इनिशियली, ये अच्छे से लॉन्च हुआ था और हमने इसको जब लॉन्च किया था इसकी जो स्पिरिट थी एक अलग थी। हमने कहा था कि जो ये पॉस स्कीम में आएगा उसका रेट टैक्स का लो होना चाहिए और जो नहीं रजिस्टर करेगा वो डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। ज़ाहिर बात है बड़े तेज़ लोग होते हैं, जब इनको स्कीम को फेल कराना होता है बिकॉज उनको पता है कि स्कीम चल गई तो देन प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने वो डिफरेंस ही ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने हमारा वो जो था, जो रजिस्टर्ड थे वो उसके साथ 15 कर दिया और 18 कर दिया, तो 3% डिफरेंस कोई नहीं आएगा टैक्स नेट में और 15% कोई टैक्स देने ही वाला नहीं है। तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया स्कीम को ये करके। तो ये होते ही स्कीम्स बड़े अच्छे थे, बने थे, बट देन उनके अंदर ही उन्होंने लोगों ने उसके साथ तो हालिया स्कीम थी, उसमें तो पैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही गवर्नमेंट कि आप आके अपने आप को रजिस्टर कराएं, उसके बावजूद रजिस्टर नहीं करा। कोई नहीं करेगा ना, इसलिए जब उन्होंने हमारे साथ ये अग्रीमेंट की थी कि हम आपसे ये 6% लेंगे और उनसे 18% लेंगे, फिर वो अग्रीमेंट ब्रेक करके ये कर दिया, तो ये कह रहे हैं हम आएंगे स्कीम में, तो हमारे साथ भी कल यही हो जाएगा। तो एक तो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी नहीं है पाकिस्तान में, एक गवर्नमेंट आती है, एक पॉलिसी बनाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी बना देती है, कभी सुपर टैक्स लग रहा है, कभी विंडफॉल टैक्स लग रहा है। हाउ कैन यू प्लान? अभी वो कह रहे हैं कि कैप्टिव पावर पे वो गैस बंद कर देंगे। अब कैप्टिव पावर जिन्होंने $50 मिलियन के जनरेटर्स लगाए हुए हैं, उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, और आप अब उनको कह रहे हो कि वो गैस आप उनकी बंद कर देंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हैज टू बी। सबके लिए तो नहीं कह रहे ना, वो उनके लिए कह रहे हैं कि जो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें और वो कर सकते हैं, अगर उनको ग्रिड से कनेक्ट किया जा सकता है, बाकी नहीं करा सकते, नहीं कर ही नहीं सकते। ग्रिड इज नॉट स्टेबल। ये जो हमारी मशीन्स हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं, ये ग्रिड जब थोड़ा राइट लेफ्ट होता है वो मशीन्स ही ख़राब हो जाती हैं, और कंटिन्यूस प्रोसेस में आप ये करें तो द लॉसेस विल बी इन बिलियंस ऑफ रुपीज़, आपकी बंद हो जाएंगे। इट्स लाइक रनिंग अ डेटा सेंटर। आप इनसे पूछे, यार देखें आप ये कहते हैं कंट्री में आना, आप इनसे पूछे जब इंटरनेट बंद होता है एक दिन में इनका क्या हाल हो जाता है। इनको पूछ लेना, आईटी कंपनी चलाते हैं, व्हाई डजंट एनी आईटी कंपनी कम टू पाकिस्तान? जब एक्सपोर्ट की बात आएगी और करने तो ये वाला सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत से भी लिंक्ड है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान के मसाइल से भी लिंक्ड है। बट अदर देन दिस, एक तो देखें हमारा एक टैक्स का पॉइंट है जो 9.5 ट्रिलियन का जो हमारा तकरीबन रेवेन्यू का टारगेट है, हमारा आधा आता है थ्रू इनकम टैक्स, ये जो टैक्सेस है, आधा हमारा आता है टू कस्टम्स। वी आर द ओनली वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर 50% ऑफ योर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम कस्टम्स, which is actually very bad because देखें इसीलिए मसला है, जब हम जैसे करंट अकाउंट की साइकिल में जाते हैं, इंपोर्ट्स कर्टेल करने लगते हैं, तो हमें फिस्कल साइड पर भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है, वहाँ से टैक्स नहीं आ रहा होता। बिल्कुल, और जब करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो कम से कम एक एंड पे फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको रुपए में ज़्यादा टैक्स मिल रहा होता है। बट अली हसन, आपकी एक बड़ी क्लैरिटी थी जब पिछली दफ़ा ट्रांसमिशन हुई, और आप बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहे थे सॉल्यूशन। तो मसला ये है, जैसे अभी ज़ियाद बशीर साहब ने भी कहा कि हर 3-4 साल बाद बात ये होती है कि जी अब मुल्क को अच्छा करेंगे, ये जो IMF का प्रोग्राम है आखिरी प्रोग्राम है, नहीं जाएंगे। मगर अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि पहले हम तनकीद होती थी हुकूमतों पे कि आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं, और हुकूमत ये कहती थी कि भाई आइंदा नहीं जाएंगे। अब हमें फ़िक्र पड़ी रहती है कि IMF का प्रोग्राम मिलेगा या नहीं मिलेगा। नौबत ये आ गई है कि हुकूमतें फ़ख्र से बताती हैं कि हमारी IMF से मुलाकात बहुत कामयाब रही है और अगला प्रोग्राम भी टाइम पर आ रहा है। तो यानी हम पीछे से पीछे चले गए हैं कि IMF का प्रोग्राम भी अब खुशखबरी बन गया हमारे लिए, पहले एक बुरी खबर हुआ करती थी। क्या किया जाए इस मसले से? और हम ज़ाहिर पहले जो बात कर रहे हैं वो फिस्कल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत शुक्रिया आपका और जियो का। जिस तरह के दूसरे दोस्तों ने कहा, ये बहुत कम मौके होते हैं कि जहां हम सब मिलकर इंडस्ट्री के लोग, माशियात के माहिरीन, मार्केट के लोग बैठ के सर जोड़ के बैठें और डिस्कस करें। क्योंकि पिछले साल भी जब ये गुफ्तगू हुई थी तो मुझे बहुत सीखने को मिला था, क्योंकि किताबी बातें जो हैं वो कई पर्सपेक्टिव्स देती हैं जिसमें शायद कई दफ़ा मार्केट के लोगों की विजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन मार्केट के लोगों की एक एक्सपीरियंस होती है, विजिबिलिटी होती है जो हमारे पास नहीं होती। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे तरक्याती इदारे कम रह गए जहाँ ये एक इत्मीनान के साथ इस तरह की गुफ्तगू हो। ज़ैद साहब ने जिस तरह कहा और दीगर पहले जो स्पीकर्स हैं उन्होंने कहा कि हमें अपने मसाइल का पता है,
एक लिहाज से ज़रूर ये बात दुरुस्त है। अगर आप पुराने किताबें उठाएं, पुरानी रिपोर्ट्स उठाएं, 80 की दहाई की, 90 की दहाई की, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिस सिमत में हम अभी चल रहे हैं तब भी चल रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बड़ा सवाल जिसका हमने अभी तक जवाब नहीं ढूंढा वो ये कि अगर हमें पता था तो हमने ठीक क्यों नहीं किया। हम इनफरादियत के ऊपर बुरा भला, इसको फलाने को बुरा भला, उसको बुरा भला कहें, या हम बैठ के हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम सियासी जो बदइस्तेहकामी रही है, लेकिन सियासी जो इंसेंटिव्स हैं, जब बदइस्तेहकामी नहीं भी होती, जो अच्छे साल भी होते हैं, उसके अंदर हम वो इस्लाहात नहीं करे जो कि हमें अगले सालों के अंदर बेहतरी की तरफ लेकर आए। पिछले 10 साल के अंदर मुझे इस बात पे यकीन हुआ है कि किसी भी मुल्क के लिए कुछ अच्छे साल होते हैं, एक्सोजेनस फैक्टर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, और कुछ बुरे साल होते हैं। कभी आपने डिफेंसिव अप्रोच लेनी है, कभी आपने अपनी इस्लाहात के लिए एग्रेसिव अप्रोच लेनी है। पिछले साल फॉर एग्जांपल हम बहुत डिफेंसिव पे थे। इसी तरह अगर आप पीछे जाएं तो 2013 से 17 का टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत एक लीनियंट एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से था। सो ये सवाल कि हमने उन टाइम्स के ऊपर वो इस्लाहात क्यों नहीं की, या 2021 के अंदर जब हमें डेट रिलीफ मिला तब हमने वो इस्लाहात क्यों नहीं की, इसके ऊपर सोचना और इसके ऊपर एक कुछ हल निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो दोस्तों ने बात की है या जो आम डिस्कशन होती है अबाउट फिस्कल डेफिसिट, वो एक अकाउंटेंट की अप्रोच है और वो बहुत ज़रूरी अप्रोच है, क्योंकि हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि हमारे अखराजात जो हैं, हम इसेंशली हमारी जब हम अपने डेट सर्विसिंग करते हैं तो उसके बाद हमें कर्ज़ लेना ज़रूरी होता है सिर्फ साल गुजारने के लिए। तो ये सोचना कि एक्सपेंडिचर हमने कम करना है, और वहाँ बिल्कुल ऐसी एक्सपेंडिचर्स हैं जहाँ कम हो सकते हैं, और उससे मेरे नज़दीक ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाने की गुंजाइश है। थोड़ा सा आरिफ साहब की बात से मैं मेरा मुख्तलिफ ज़ाविया है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 20% GDP जो है वो अखराजात हैं हमारी सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों को मिलाकर। हमारा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो 2.5% है GDP का, जो कि भारत के मुकाबले में 1/3 है। तो बहुत ऐसे अखराजात हैं, आप निकल जाएं इंटीरियर के अंदर, किसी छोटी तहसील में चले जाएं, आपको बहुत ऐसे अखराजात नज़र आएंगे जो अगर हो जाएं तो बहुत बेहतरी आ सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उस वक्त पर पैसा नहीं है। हमने बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कम करके मेंटेन नहीं की। तो मेरे नज़दीक हमें कहीं ना कहीं ऐसी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को सोचना है कि जो हमें बेहतर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की तरफ लेकर आए। लेकिन इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि अच्छा उसके पास जो पैसा पड़ा है वो खींच के इधर ले आओ। हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जिसके अंदर जब हम कोई रूल बनाते हैं तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं किसी के ऊपर कि आपके ऊपर टैक्स इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इंसेंटिव्स क्रिएट होते हैं। हमने इंसेंटिव्स क्रिएट करने हैं अपनी सियासी जमातों के लिए कि वो टैक्स इकट्ठा करना किसी को पसंद तो नहीं है, लेकिन उस टैक्स इकट्ठा करने से जो वो बेहतरियाँ लेकर आएंगे अपने सियासी सपोर्टर्स के लिए, वो ऐसी हों कि जिससे मुल्क आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आए। जहाँ आपके उन्वान से मैं मुत्तफ़िक इस बात पर हूँ कि वाकई हम एक सियासी इक़्तिसादी तौर पर हंगामी सूरत हाल में हैं। वहाँ देखिए हमारा बिगाड़ 1 साल का तो नहीं हुआ, बहुत अरसा लगा है। हम हंगामी हालत में 6 माह साल रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। जब तक हम ये बैठ के इस बात पर अग्री नहीं करेंगे कि सियासी तौर पर हमने एक रिकन्फिगर कैसे करना है, ताकि हम 10-20 साल में सोचें जिसके दौरान कोई इंस्टीट्यूशनल या पॉलिटिकल जो कुर्सी पे अभी बैठी हुई शख्सियत है वो नहीं रहेगी। तो सर इसमें मसला ये ना कि हमेशा हुआ है कि हम खाई में गिरते हैं और हम राइट लेफ्ट देखते हैं कि कोई आएगा ऊपर और सीढ़ी हमें देगा, और वो सीढ़ी हमें मिलती भी रही है। अगर मसला ये हो गया कि खाई गहरी होती चली गई और सीढ़ी चली गई, अब कोई नहीं है सीढ़ी देने वाला, थोड़ी बहुत सपोर्ट ज़रूर मिल रही है, खुद ही सीढ़ी बनानी है, खुद ही ऊपर आना है, तो उसके लिए करें क्या? मेरे नज़दीक अगर आप देखें ना, पाकिस्तान का रेट कितना है, 70% ऑफ GDP है। अगर आप दूसरे ममालिक से इसका कंपैरिजन करें तो हम ये 70% और 80% के करीब अब आ गए ऑफ GDP। कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, इट्स ऑन द हाई एंड, लेकिन ऐसा बड़ा नंबर नहीं है। तो अगर पैसे हो तो बड़ा नहीं है, नहीं मसला पैसे ये नहीं है हमारे पास। मसला ये जो पहले गुफ्तगू में बात आई कि मुल्क गरीब नहीं है, हुकूमत गरीब है, और उसका जो आप जो उसको चेक करेंगे वो इस चीज़ से करेंगे कि टैक्स टू GDP कम है। अगर हमारा टैक्स टू GDP बेहतर होता और एक्सटर्नल साइड पे जो बाद में हम गुफ्तगू करेंगे, अगर उसके अंदर चीज़ें बेहतर होती
तो ये एक लिक्विडिटी क्राइसिस है, ये एक इट्स नॉट कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी बहैसियत माशरा या मईशत नहीं है अपना डेट सर्विस करने के लिए। अब उसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो जिन दोस्तों ने या जो एजेंसीज़ ने हमें हाथ पकड़ा है इन द पास्ट कि आप कर्जा दिया है हमें, वो इस वक्त हाथ क्यों नहीं पकड़ा रहे। और उसकी जो एक समझ आती है और जो वाकई वहाँ से ख़बरें भी यही आ रही हैं कि जी 2018 में आप आए थे, 2020 में आप आए थे, आपने वही सब मसाइल हमारे सामने रखे थे, वही वादे किए थे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। किसी ने बड़ी खूबसूरती से बात की कि सियासी बदइस्तेहकामी ऐसी थी कि जो लोग तब जेल में थे वो अब इक़्तिदार में हैं, जो लोग तब इक़्तिदार में थे वो अब जेल में हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, हाँ अगर आप इसको थोड़ा सा कोई एक बड़ा जेस्चर करें कि जिससे ये सिग्निफाई हो कि पाकिस्तान अब पुरानी डगर पे नहीं चल रहा, हम नई राह पकड़ रहे हैं, जिसमें जो हमारे इक़्तिदार रखने वाले या जो असर रसूख रखने वाले हैं वो कुछ ऐसा, उसको कहते हैं हम सॉर्ट ऑफ क्रेडिबल प्रॉमिस करें कि अपने ऊपर एक कॉस्ट लेकर ऐसा दिखाएं कि जो पहले पाकिस्तान से नहीं नज़र आया। हमारा जो क्रेडिबिलिटी गैप है वो हमारी फंडिंग का मसला है, क्योंकि आप 1-2 साल के अंदर हमारे इतने मसाइल हैं कि आपके पास स्पेस बहुत नैरो है। अगर आप बेहतरी की तरफ आना चाहते हैं, पहले आपको अपने आप को बेहतर फाइनेंसिंग की तरफ लेकर आना है, जिसके अंदर वो आप सिर्फ तब आएंगे जब आपके जो लेंडर्स हैं उनको आपकी क्रेडिबिलिटी नज़र आएगी और आपको वो कुछ एक टाइम होराइजन देने के लिए तैयार होगी। मैं उसकी आपकी एक लास्ट मिसाल देता हूँ। यहाँ बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं। 2008 में पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो 25% तकरीबन टोटल क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट जो है जो बैंक से लेंडिंग ले रही थी वो 25% थी। आज 80% जो बैंक्स की लेंडिंग है वो जा रही है गवर्नमेंट को। शरह सूद आपके सामने, उसे अगर कैलकुलेट करें तो गवर्नमेंट का जो डेट है वो तकरीबन 3.5 साल के अंदर दुगना हो रहा है। तो आप इस साल, क्योंकि आपके पास एक गैप है, आप उसको फंड करने के लिए बैंक्स से रुजू कर रहे हैं और इस पे बैंक्स का कोई कसूर ऐसा नहीं है। वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जाके अगर आप जाके उनसे लोन मांगेंगे और अच्छा लोन है तो वाई वुडंट दे गिव इट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर बैठ के ये आपको सोचना है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी अनसस्टेनेबल डेट को कम करना है। ये सेंस नहीं बनाती बात कि आप एक ऐसा लोन ले रहे हैं जिसका हल सिर्फ है कल को बेहतर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कल को बेहतर टैक्सेशन, और ये पिछले 10 साल से आप यानी इमरजेंसी लोन्स 10 साल से ले रहे हैं। और इस वक्त आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास लोन लेने की सलाहियत नहीं है। और जब आप लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, हमारा तकरीबन पहला जो सबसे रिच 1% पॉपुलेशन का है उसके 26% बैंक डिपॉजिट हैं। इसका मतलब है आप कर्जा ले रहे हैं अमीर तबके से, और 3 साल बाद उसको आपको वापस कैसे करना है, उसमें आप इन्फ्लेशन की तरफ आएंगे और चीज़ों में। सर ये तो इन चीज़ों को आपको ठीक करने की ज़रूरत है जो वो बार बार रिपीट होता है। बहुत से सब आपको ज़ाहिर आप हों, आरिफ हबीब साहब हो, 2007-8 से हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए। उसमें अगर हम नेबरिंग इकोनॉमीज़ को देखें, दुनिया की इकोनॉमीज़ को देखें, तो 2 साइकिल नज़र आते हैं उनमें। जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं या मीडियम साइज़ इकोनॉमीज़ हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या तो बहुत तेज़ ग्रोथ का साइकिल है या फिर एक स्लो डाउन का साइकिल है, 1-2 साल का, फिर ग्रोथ की तरफ चले गए। हमारा बूम बस्ट का साइकिल है, जिसमें बूम भी कोई ख़ास है नहीं, 1-8 साल आता है जिसमें 5-5.5% से ग्रो करते हैं, फिर बस्ट है और फिर स्टेबिलिटी की बातें कर रहे होते हैं। और आज हम एक दफ़ा फिर वहीं खड़े हैं। अभी भी ये नहीं है कि हम कोई बहुत ग्रोथ की बातें कर रहे हों, स्टेबलाइजेशन पर खुश हो रहे हैं कि जी स्टेबिलिटी आ गई है, शायद रुपया यहाँ रुक गया है। फिस्कल साइड पर क्या किया जाए कि ये बार बार की जो है 15-16 साल में कोई चौथा मौका है कि हम इस बस्ट में और फिर स्टेबलाइजेशन में करें। बहुत बहुत शुक्रिया शादेब। देखें, अगर हम हिस्ट्री में देखें, जब आपने कहा पाकिस्तान की, तो 2015-16 तक तो सिचुएशन ख़राब थी, बट इतनी ख़राब नहीं थी जितनी उसके बाद हुई है। 4-5% का GDP ग्रोथ होता था, फिस्कल डेफिसिट भी 4-5% होता था। बट ये 16-17 के बाद GDP ग्रोथ अगर देखते हैं, इसमें कोविड आया जिसमें एक डिक्लाइन आया, फिर आया, तो हमारी 2-2.5% हो गई GDP ग्रोथ, और फिस्कल डेफिसिट पिछले 5-6 साल से लगातार 7-8% है, 9% भी टच किया, 9%। तो मेरा ख्याल में ये प्रॉब्लम या क्राइसिस पिछले 4-5 सालों में ज़्यादा है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में इसमें आपको डरने की बात नहीं है, शायद रिकवरी भी इसकी बेहतर हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दूं 2-3 कि अभी आपने जो हम बहस कर रहे थे एक्सपेंसेस या रेवेन्यू का, तो देखिए एक्सपेंसेस इज़ एन इशू, बट ये एक शॉर्ट टर्म इशू है। अब एक्सपेंसेस में 2 तरह के एक्सपेंसेस हैं, एक है रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और एक है इंटरेस्ट एक्सपेंस। तब IMF भी जो है सरप्लस दिखता है, प्राइमरी सरप्लस दिखता है, जिसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है
वो वन टाइम मॉनेटरी टाइटनिंग के लिए किया गया है। तो अगर शॉर्ट टर्म में तो एक्सपेंसेस इज़ एन इशू और उसको कम करना भी चाहिए और हो भी सकता है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और IMF इस पर लगी भी हैं कि इसको जितना कर्टेल किया जाए। उनका मेन इशू जो है वो रेवेन्यू का है, टैक्स रेवेन्यू का। आप देख लें IMF है, ADB है, वर्ल्ड बैंक है, अक्रॉस द बोर्ड मेजॉरिटी का यही कहना है कि पाकिस्तान का डेट टैक्स टू GDP कम है। मैं इसकी एग्जांपल दूँ, ये 9-9.5% तो हमारी GDP पर है जो $350 बिलियन है, जो हर 10 साल के बाद इसको अब रिवाइज़ किया जाता है क्योंकि हमारी जो एक्चुअल इकॉनमी है उसको GDP कवर नहीं कर सकती। तो हमारी GDP अंडर स्टेटेड है, तो अगर वो ओवर स्टेटेड हो जाए तो ये 7-8% हो जाए। ऑल्दो हम यहाँ पे जो पैनल पे बैठे हुए हैं और जो आप सामने बैठे हुए हैं वो टैक्स ज़्यादा देते, तो हमें लग रहा है कि टैक्स इज़ नॉट एन इशू, मगर टैक्स बहुत बड़ा इशू है। और टैक्स की वजह से फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमारा लोन ज़्यादा है, और हमारा लोन ज़्यादा होने की वजह से हमारा डेट रीपेमेंट क्राइसिस है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। अब जिस तरह ज़फ़र भाई ने बात की, देखिए बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं आज की तारीख़ में भी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की एग्जम्पशंस हैं आज की तारीख़ में भी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडीज़ हैं। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी अभी जाके पार्शियली ख़त्म हुई है, पिछले 70 साल से थी। इसी तरह बहुत सारे, जिस तरह आपने बताया, पेंशन के इश्यूज़ हैं, अंडर इन्वॉइसिंग है जहाँ पर टैक्स कम कलेक्ट होता है, और ये जो इलीट हैं, रिच हैं, हम समय जो इंडस्ट्री कहती है कि हम टैक्स पूरा देते हैं, ये वो टैक्स पूरा देते हैं जो एट सोर्स कट जाता है। जो एट सोर्स नहीं कटता वहाँ भी काफ़ी लीकेजेस हैं। और अनफॉर्चुनेटली नासिर साहब ने भी और आसिफ ने भी बात की डिजिटलाइजेशन की, बहुत अच्छी बात है डिजिटलाइजेशन, बट उसका फ़ायदा टैक्स डिपार्टमेंट उठा नहीं रहा है। आज बैंक में करोड़ों बैंक अकाउंट हैं, मगर टैक्स फाइलर क्यों कम है? कंप्लाइंस नहीं है। आज जियो में आप देख लें, इस प्रोग्राम के बाद HR से पूछ लें कितने टैक्स फाइलर हैं, आधे भी नहीं होंगे। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा करना होगा। इसके अलावा बेशुमार टैक्सेस है जो हमारे मुल्क में नहीं है। अभी IMF ने बेल आउट किया श्रीलंका को, वहाँ पे उन्होंने गिफ्ट पे टैक्स लगाया है, वहाँ पे उन्होंने वेल्थ पे टैक्स लगाया है, वहाँ उन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे तो इंटरेस्ट इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगाया है। और मैं पिछले 2 साल से कह रहा था कि अगर 9,000 अरब रुपए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो अगर 10% हम टैक्स लगा दें, ज़ाहिर बात है अमीर के पास ही सेविंग है और वही बैंकों में उन्होंने या म्यूचुअल फंड में पैसे लगे हुए हैं, तो 1,000 अरब वहाँ से कलेक्ट हो जाएँ। बढ़ा दें, क्योंकि इंटरेस्ट अर्निंग पर तो टैक्स है ऑलरेडी, कम टैक्स बढ़ा दें उसको, 15% टैक्स है ना, तो और बढ़ा दें, आप बढ़ा दें, 10% और बढ़ा दें। टैक्स हैज़ टू बी इक्विटेबल। अगर इंडस्ट्री विद होल्डिंग है, मगर बट विद होल्डिंग 15 है तो टैक्स है, फिर उसके ऊपर सुपर टैक्स है, तो सुपर टैक्स ऑलरेडी टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल वो मेरा नंबर आएगा तो फिर बात करूँ। बट उसमें भी कंप्लायंस नहीं होता। अगर आप पूछ लें नासिर साहब से, अगर मेरा अकाउंट है 2 अरब रुपए का नासिर साहब के बैंक में और मैं फाइलर नहीं हूँ, तो क्या मेरा टैक्स 40% लगेगा? द आंसर इज़ नो। एक 15% लगेगा और उसके ऊपर 15% एक पेनल्टी है जो नॉन फाइलर का ज़्यादा है। बट इट हैज़ टू बी इक्वल। अगर एक फाइलर 45% दे रहा है सुपर टैक्स मिला के, तो एक नॉन फाइलर कम दे रहा है। तो नॉन फाइलर अगर कम दे रहा है तो उसका तो सरकार को पता है, तो आप उससे लें। एक तो उसने टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया, उसने अपना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं बताया, और उसका टैक्स। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे गैप्स, और जो औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं लीकेजेस, वो बहुत हैं। तो हम आराम से टैक्स को 3,000-4,000 अरब रुपया बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एग्जेम्पशंस को 1,000-1,500 अरब रुपया कम करना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम टैक्स नहीं लगा रहे। हो सकता है IMF कहे गिफ्ट पे पाकिस्तान पे टैक्स नहीं है, वेल्थ पे पाकिस्तान पे टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंस पे टैक्स नहीं है, जिसका मिसयूज़ होता है। आपको भी पता है 90s में क्या हुआ था कि रेमिटेंस पे टैक्स इसलिए नहीं था कि मुल्क में डॉलर आ रहा है। ईजी टू मिसयूज़। आज की तारीख में भी लोग कहते हैं कि रेमिटेंस आप मंगा लें, उस पर टैक्स 1% है। ईजी टू मिसयूज़। तो बड़े बड़े स्कैंडल बने उसके ऊपर, मगर बने सारे सियासतदानों के ऊपर, और किसी पे नहीं बने। और ये बनते रहेंगे। मेरे ख्याल में शायद हमें, जो ज़फ़र साहब ने कहा, ये हर किस्म की एग्जाम्पशन ख़त्म करके, और जो टैक्स का एक कानून है, इट हैज़ टू बी इक्विटेबल। छोटा हो बड़ा हो, मतलब प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि लाख रुपए वाला भी वही टैक्स दे रहा है और एक बैंक 100 अरब रुपए कमा रहा है, वो भी। प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसमें स्लैब्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। जो 100 अरब कमा रहा है उसको शायद बढ़ा देना चाहिए, जो 1 लाख कमा रहा है उसको कम कर देना चाहिए। स्लैब्स तो IMF कम करेगी। आप ये कह रहे हैं कि जो हायर स्लैब है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दें, उस पर टैक्स बजाय के स्लैब्स बढ़ा दें। जो 1 अरब रुपए कमा रहा है और जो 100 अरब रुपए कमा रहा है, दोनों को शायद 40% नहीं देना चाहिए। या तो 1 अरब वाले का कम हो जाना चाहिए या 100 अरब वाले का ज़्यादा हो जाना चाहिए।
तो मेरे ख्याल में अच्छा, टैक्स मैं इसको कंटिन्यू, मुझे एक ब्रेक लेना है, इसको कंटिन्यू करें क्योंकि हमने करंट अकाउंट की तरफ भी जाना है, बट फिस्कल डेफिसिट पर और टैक्स के ऊपर बहुत अहम पॉइंट्स उठाए हैं मोहम्मद सुहेल साहब ने, जिससे कुछ पैनलिस्ट शायद अग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। तो मैं इस बात को ही न्यूज़ हेडलाइंस के बाद कंटिन्यू करेंगे और फिर हम करंट अकाउंट की तरफ आएंगे।